अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 2, डरावनी औरत नीले सांप। मुसन्निफ हैं ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 5। फिर उसने जेब से मरने वाले भारतीय तहरीरकार की छोटी पॉकेट बुक निकाल कर खोली और इसके वर्क उलटने लगा। पॉकेट बुक के अक्सर सफ़े खाली थे, सिर्फ 1, 2, 3 सफ़ों पर क्रॉस के निशान लगे थे। एक सफ़े पर हिंदी में कुछ लिखा था। इमरान हिंदी नहीं पढ़ सकता था। इसने पॉकेट बुक भी सिरहाने के नीचे रख दी और गुस्ल खाने में घुस गया। गर्म पानी से गुस्ल किया, वजू किया और नमाज अदा करके खुदा का शुक्र अदा किया और रेहान की जिंदगी के लिए दुआ मांगी। फिर पाकिस्तान की सलामती और अपने नेशनल मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और फिर दूसरे कपड़े पहने किचन में जाकर नाश्ता किया और वापस कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। इसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। वो सारी रात जागता रहा था, सफर करता रहा था, सख्त थका हुआ था। बिस्तर पर लेटने के बाद जब इसने कंबल ऊपर लिया तो ऐसी नींद आई कि फिर इसे कुछ होश भी न रहा। दिन के 12 बज रहे थे कि इमरान की आंख खुली। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। इमरान ने जल्दी से उठ के दरवाजे को खोला। इसके सामने रेहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को जिंदा देखा तो एक दूसरे के गले लग गए। रेहान ने अंदर आते ही पहला सवाल ये किया, इमरान क्या तुम्हें मालूम है कि रात तुम्हारे जिस्म में आसमानी ताकत नहीं थी? इमरान ने सर को अफसोस के साथ हिलाते हुए कहा, पहले ये बताओ तुम्हारे साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया? मुझे तो सारी रात तुम्हारी फिक्र लगी रही थी। रेहान बोला, मुझे बहुत जल्द पता चल गया था कि आसमानी ताकत मेरा साथ छोड़ गई है। खुदा का शुक्र है कि मैं रघु और गोपाल की गोलियों के सामने नहीं आया। फिर रेहान ने इमरान को सारा वाकया सुनाया। इमरान बोला, आसमानी ताकत के साथ साथ हुसैन की नीली अंगूठी की ताकत भी जाती रही। क्या कहा? वाकई रेहान का मुंह खुलेगा खुला रह गया। अब इमरान ने रेहान को अपनी बीती सुनाई। जब उसने रेहान को बताया कि इसने दोनों भारतीय तहरीरकारों से जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद उन्हें ठिकाने लगा दिया है तो रेहान बहुत खुश हुआ। कहने लगा, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अब हम पूरे इत्मीनान से रावलपिंडी में मुकीम भारतीय जासूस अराकी के पास जाकर उससे बाकी भारतीय तहरीरकारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इमरान बोला, हमें रावल डैम को भी बचाना है। रेहान कहने लगा, उसे तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। जाहिर है पिंडी वाली भारतीय जासूसा रागी को इत्तला मिल चुकी होगी कि 2 भारतीय एजेंट काली और कृष्ण इसकी मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। वो इनकी मदद से ही रावल डैम में टाइम बम लगवाएगी और अब हम दोनों भारतीय तहरीरकार काली और कृष्ण बनकर इससे मिलेंगे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसने हमारी शक्ल नहीं देखी। इमरान कहने लगा, ये तो मुझे काली और कृष्ण ने भी बता दिया था कि वो पहली बार इंडियन जासूसा रागी से मिलने वाले हैं। रेहान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें शाम होने से पहले पहले रावलपिंडी पहुंच जाना चाहिए। इमरान ने रेहान से मशवरा तलब करते पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें इस पहाड़ी शहर के डिप्टी कमिश्नर से इस सिलसिले में कोई बात करनी चाहिए। रेहान कुछ सोचकर बोला, मेरा ख्याल है इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं है। अगर बात करने की जरूरत है तो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर से बात करनी चाहिए। इमरान ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है रेहान। अब तुम जल्दी से नहा धोकर कपड़े तब्दील करो, थोड़ा बहुत खा लो। अगर आराम करना है तो थोड़ा आराम कर लो। हम बहरहाल फ्लाइंग कोच में बैठकर रात के 7 बजे तो जरूर रावलपिंडी पहुंच सकते हैं। रेहान ने इसी वक्त गुस्ल किया। दोनों दोस्तों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। रेहान थोड़ी देर आराम करने लेटा। 1 घंटे की नींद करने के बाद रेहान अपने आप उठ बैठा और बिस्तर से नीचे उतरते बोला, मैं इससे ज्यादा आराम नहीं कर सकता, मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है। रेहान ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया। अपनी जैकेट पहनकर इमरान से कहा, ऑटोमेटिक पिस्तौल तो हम साथ ही ले जाएंगे और ये रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ रख जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं। हमें पीछे किसी चीज से तो कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा ख्याल ठीक है। इस इंडियन जासूसा राखी के पास जरूर कोई खुफिया ट्रांसमीटर होगा। इसे कोई पैगाम मिला तो वो हमें भी मालूम हो जाएगा। रेहान ये कहकर बाहर निकलने लगा तो इमरान ने इसे भारतीय तहरीरकार की पॉकेट बुक दिखाते कहा, इसे भी साथ रख लेते हैं। रावलपिंडी में किसी हिंदी जानने वाले से इस तहरीर को पढ़वा लेंगे। रेहान हंस दिया। कहने लगा, इमरान इस वक्त तुम बिल्कुल अनाड़ियों वाली बात करते हो। भला ये तहरीर किसी आम आदमी को हम दिखा सकते हैं? अगर किसी से पढ़वानी भी होगी तो हम वहाँ के डीसी से बात करके इंटेलिजेंस वालों से पढ़वा लेंगे। इमरान ने सिर को झटकते कहा, आई एम सॉरी। और वो दोनों अपने कमरे को ताला लगाकर फ्लाइंग कोच के अड्डे की तरफ रवाना हो गए। थ्योसोंग की अंगूठी इमरान की उंगली में थी। इसने रेहान से कहा, रेहान अगर आज की रात हमारी आसमानी ताकत हमारे जिस्मों में पैदा ना हुई और मेरी नीली अंगूठी ने अपना काम ना किया तो हमें यही समझना चाहिए कि तिलिस्मी ताकत ने हमें इन दोनों ताकतों से महरूम कर दिया है। रेहान कहने लगा, ये तो रात पढ़ने पर ही मालूम होगा। मगर इमरान हम पर कौन तिलिस्म कर सकता है? मेरा तो ख्याल है कि अंबर और थ्योसोंग की ताकत बस इतनी देर तक ही हमारी मदद कर सकती थी। बहरहाल आज रात पता चल जाएगा कि असल पोजीशन क्या है। बातें करते दोनों दोस्त फ्लाइंग कोच के अड्डे पर पहुंच गए। इस वक्त दोपहर हो रही थी। उन्होंने रावलपिंडी के 2 टिकट लिए और फ्लाइंग कोच में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फ्लाइंग कोच इस पहाड़ी शहर से रावलपिंडी की तरफ रवाना हुई। सफर काफी लंबा था। जब फ्लाइंग कोच पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके में आई तो शाम हो गई थी। अभी रावलपिंडी काफी दूर था। इमरान और रेहान
बस में बैठे रात के पहले अंधेरे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आसमां के देख सकें कि इनके जिस्मों में आसमानी ताकत आती है या नहीं। 1 घंटे के बाद बस एक ऐसी जगह रुकी जहां रात हो चुकी थी। यहाँ बस को 15-20 मिनट रुकना था। इमरान और रेहान सड़क से उतरकर एक दरख्त के नीचे आए। यहाँ सड़क किनारे जमीन पर पत्थर पड़ा था जिस पर रावलपिंडी 50 मील लिखा था। इमरान कहने लगा, रेहान रात का पहला अंधेरा हो गया, मुझे अपने जिस्म में वो गर्मी महसूस नहीं हो रही जो आसमानी ताकत आने से पहले महसूस होती थी। रेहान ने भी अपने बाजू को हाथ लगाया, मेरा जिस्म भी वैसे ही ठंडा और नॉर्मल है। क्या बात हो गई है इमरान, ये आसमानी ताकत हमसे जुदा क्यों कर दी गई है? इमरान ने सड़क किनारे लगे पत्थर को देखा। हो सकता है हमारे बदन में ताकत आ गई हो और हमें महसूस ना होता हो। मैं इस पत्थर को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। पत्थर जिस पर रावलपिंडी 50 मील लिखा था जमीन में काफी धंसा हुआ था। इसे एक आम नौजवान कभी उखाड़ नहीं सकता था। इमरान ने इसको दोनों हाथों से पकड़ा, जोर से झटका दिया, बजाय इसके कि पत्थर उखड़ता। इमरान इससे टकरा गया और वो जल्दी से पीछे हट गया। इसके साथ ही मायूसी से बोला, नहीं रेहान, मेरे अंदर आसमानी ताकत पैदा नहीं हुई, अब तुम कोशिश करके देखो, हो सकता है तुम्हारे अंदर ताकत आ गई हो। अब रेहान ने पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की मगर वो भी नाकाम रहा। पत्थर अपनी जगह से जरा भी ना हिला। हालांकि अगर इनके जिस्म में आसमानी ताकत आ जाती तो जितना जोर उन्होंने लगाया था पत्थर जमीन से उखड़कर बाहर आ जाता। दोनों नाउम्मीद होकर वहां बैठ गए। तब रेहान ने कहा, इमरान नीली अंगूठी को भी आजमा के देखो, हो सकता है इसका असर वापस आ गया हो। इमरान ने नीली अंगूठी वाली उंगली को गौर से देखते हुए सड़क वाले पत्थर के साथ लगा दिया मगर पत्थर बिल्कुल भी छोटा न हुआ। इमरान आह भरकर कहने लगा, नहीं रेहान, अंगूठी की ताकत खत्म हो गई, अब हमें अल्लाह के भरोसे पर अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करना है। रेहान ने गर्दन उठाकर देखा, अल्लाह के भरोसे से बढ़कर कोई ताकत नहीं, हम इंशाअल्लाह हर मुश्किल में कामयाब होंगे। फिर इसने इमरान की तरफ देखकर कहा, यार तुम अंगूठी की ताकत किसी इंसान पर आजमा के देखो, हो सकता है पत्थर पर इसका असर न होता हो, इंसान पर हो जाए। इमरान ने कहा, यहाँ तो कोई आदमी नहीं, चलो लारी अड्डे पर चलकर इसका इम्तहान लेते हैं। वोट कर लारी अड्डे पर आए। फ्लाइंग कोच की दूसरी तरफ एक लड़का इसके पहिए पर बाल्टी से पानी डालकर हो रहा था। इमरान इसके पास गया, अपने जहन में थियोसॉन्ग की शक्ल को जमाया और अंगूठी वाली उंगली लड़के की गर्दन पर लगाते हुए पूछा, यार फ्लाइंग कोच कब तक चलेगी? लड़के ने कहा, बस बाबूजी थोड़ी देर में चल पड़ेगी। लड़के पर नीली अंगूठी का कोई असर न हुआ। नीली अंगूठी ने इसे छोटा न किया। इमरान ने रेहान की तरफ देखते हुए नाउमीदी से सर हिलाया। रेहान ने सर को झुका दिया। इमरान करीब आकर बोला, नहीं रेहान, सारी ताकतें खत्म हो गई, अब हमें इनको भूलकर अकेले ही दुश्मन से जंग करनी है। चलो फ्लाइंग कोच में बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम जान पर खेल कर भी रावल डैम को बचाएंगे, भारतीय तकरीबकारों को ठिकाने लगा कर रहेंगे। दोनों फ्लाइंग कोच में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बस रावलपिंडी की तरफ रवाना हुई। रात के 9 बज रहे थे जब फ्लाइंग कोच रावलपिंडी पहुंची। इमरान और रेहान लारी अड्डे से निकलकर सीधा अपना खास रेस्ट हाउस में आए। चूंकि इमरान और रेहान अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती और वकार की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर रजाकाराना तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें खास तौर पर इजाजत दी गई थी कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी रेस्ट हाउस में जाकर ठहर सकते हैं। इनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। इसलिए इमरान और रेहान को महकमा इंटेलिजेंस की तरफ से एक खास और बड़ा ही खुफिया नंबर बताया गया। इस नंबर को बताकर वो किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाकर किसी भी वक्त पुलिस की मदद हासिल कर सकते थे। ये खुफिया नंबर महकमा इंटेलिजेंस की तरफ से मुल्क के तमाम रेस्ट हाउस और थानों को खुफिया तौर पर जारी कर दिया गया था। इस वक्त काफी रात हो गई थी। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है आज की रात हम आराम करते हैं, सुबह हम भारतीय जासूसा रागी के पास जाएंगे। जाहिर है इसे इत्तला मिल चुकी होगी कि काली और कृष्ण नाम के 2 भारतीय एजेंट रावल डैम उड़ाने में इसकी मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। रेहान का भी सर दर्द कर रहा था। बोला, ठीक है, कल दिन चढ़े इस भारतीय जासूसा की जाकर खबर लेंगे। इमरान ने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। दोनों दोस्त खाना खाते हुए बातें करने लगे। इमरान बोला, हमें ये मालूम करना चाहिए कि इस भारतीय जासूसा के दूसरे साथी पाकिस्तान में कहां कहां फैले हैं और किन किन जगहों पर धमाके करने वाले हैं, ताकि इनको ऐन मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दें। रेहान कहने लगा, भारतीय जासूसा चूंकि हमें भी भारतीय जासूस समझती है, इसलिए वो दूसरे भारतीय तकरीबकारों के बारे में हमें सब कुछ बता दे। इमरान ने कहा, वैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता, जासूस दूसरे जासूस के ठिकाने के बारे में कम ही जुबान खोलते हैं, अपने आदमी को भी इनका ठोर ठिकाना नहीं बताते, लेकिन हम इस जासूसा से ये सारी मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। खाना खाने के बाद रेहान बिस्तर पर लेट गया। इमरान ने कपड़े बदले और बोला, मैं जरा बस थोड़ी देर के लिए टहलने जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अंदर से खुला मत रखना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ, खुद आकर खोल लूंगा। रेहान हंसकर कहने लगा, अगर तुम बाहर से ताला लगा कर जा रहे हो तो मुझे अंदर से कुंडी लगाने की क्या जरूरत? इमरान ने तंजिया अंदाज से कहा, बस यही बातें अभी तुम्हें मालूम नहीं, हो सकता है हमारे पीछे कोई भी भारतीय जासूस लगा हो, इसके पास इस ताले की चाबी हो या वो ताला तोड़कर अंदर आने की कोशिश करे, फिर तुम क्या करोगे? तुम सो रहे होगे, वो तुम्हें हला कर सकता है। रेहान ने कंबल अपने ऊपर करते कहा, अच्छा बाबा जाओ, बाहर से ताला लगा जाओ मगर जल्दी आना। इमरान ने कमरे से बाहर निकलकर ताला लगाया और जैकेट की जेबों में हाथ डाले एक तरफ टहलता हुआ निकल गया। ये इलाका रावलपिंडी शहर से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क पर रावल डैम से ज्यादा दूर न था और ज्यादा आबाद भी न था। सड़क के इर्द गिर्द आबादी जरूर थी मगर यहाँ ये रेस्ट हाउस था, इसके आसपास वीराना ही वीराना था जो दूर रावल डैम के जनूबी गांव तक चला गया। इमरान अपने ख्यालों में गुम टहलता टहलता काफी दूर निकल आया।
इसने सर उठाकर देखा, दूर रावल डैम की रोशनियां झलमिला रही थीं। इसने अपने दिल में कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ये रोशनियां हमेशा चमकती रहेंगी। इमरान इस सारे इलाके से वाकिफ था। वही कच्ची सड़क पर उतर गया और पुराने टीले के पीछे सैर करता वापस रेस्ट हाउस पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस पुराने टीले या पुराने टिब्बे के पास एक टूटा फूटा छोटा सा क्वार्टर था। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ अस्पताल से लावारिस लाशों को पोस्टमार्टम करने के बाद लाकर डाल दिया जाता, फिर एक हफ्ते के बाद इन लाशों को गड्ढे में दफन कर दिया जाता। इस क्वार्टर को लोग अंग्रेजों का मुर्दा खाना कहते थे। अंग्रेजों के चले जाने के बाद ये मुर्दा खाना वीरान हो गया। अब यहाँ पोस्टमार्टम यानी चीर फाड़ के बाद अस्पताल से कोई लाश नहीं आती थी। फिर भी लोग रात के वक्त उधर नहीं जाते थे। लोगों में ये बात मशहूर थी कि यहाँ रात के वक्त एक कटी पटी लाश फिरा करती है, जिसके फाड़े हुए पेट और चीरे हुए चेहरे और सर पर पट्टियां बंधी होती हैं। आज तक किसी ने इस लावारिस लाश को नहीं देखा था, मगर बास लोग कहते हैं कि वो पुराने टिब्बे के करीब से रात के वक्त गुजर रहे थे और मुर्दा खाने से निकलकर एक लाश ने उन्हें नाम लेकर अपनी तरफ बुलाया। इमरान ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, चनाचे वो पुराने टिब्बे की तरफ बढ़ता चला गया। रात खामोश थी। इस तरफ टाली के दरख्तों में काफी अंधेरा था, बिजली का कोई खंभा न था। इमरान अपने मंसूबे पर गौर करता जा रहा था। इसे ये ख्याल ना आया कि वो अंग्रेजों के मुर्दा खाने के करीब पहुंच गया है। वो यही सोच रहा था कि सुबह को रेहान के साथ जाने के बजाय वो अकेला भारतीय जासूसा के पास जाए या इसे भी साथ लेकर जाए। अभी इसने भारतीय जासूस की लाश की कमीज से निकली पॉकेट बुक में लिखी हिंदी तहरीर को भी पढ़वाना था कि इसमें क्या लिखा है। इमरान ने सोचा कि वो कल दूसरे पहर के बाद इंटेलिजेंस वालों से राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा ताकि हिंदी की तहरीर को पढ़वाया जा सके। दूर किसी तरफ से कुत्ते की भौंकने की आवाज बुलंद होकर गायब हुई। इमरान अपने ख्यालों में गुम आहिस्ता आहिस्ता चलता मुर्दा खाने से 30 कदमों के फासले पर पहुंचा। छोटी सी कच्ची सड़क पर वो जा रहा था। रात के अंधेरे में ये सड़क पूरी तरह डूब चुकी थी। इसकी बाईं जानिब टाली के दरख्तों के झुंड थे। ये झुंड रात के अंधेरे में एक छोटी सी पहाड़ी की तरह नजर आते थे। इन दरख्तों में से किसी उल्लू के बोलने की आवाज आती। ये आवाज रात के वक्त बड़ी वहशत तारी करती थी, मगर इमरान एक बहादुर लड़का था। इस पर इस मनहूस और डरा देने वाली आवाज कोई असर न हुआ। अब वो पुराने टिब्बे का मोड़ घूम कर अंग्रेजों के वीरान मुर्दा खाने की की तरफ आया। ये मुर्दा खाना इससे अब कोई 10 कदम के फासले पर था। अचानक इमरान को ख्याल आया कि लोगों में मशहूर है कि रात के वक्त इस मुर्दा खाने से एक लावारिस लाश निकलकर करीब से गुजरने वाले को इसका नाम लेकर अपनी तरफ बुलाती है। इमरान दिल ही दिल में हंस दिया। लोग भी कितने भोले होते हैं। भला कोई लावारिस और ऐसी लाश जिसका चीर फाड़ हो चुका हो मुर्दा खाने से कैसे बाहर निकल सकती है? और फिर इस मुर्दा खाने में तो अब कोई लावारिस लाश भी नहीं जाती। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक लाश किसी जिंदा इंसान के नाम से वाकिफ हो? इमरान यही कुछ सोचता अंग्रेजों के मुर्दा खाने से गुजर गया। मुर्दा खाने पर वीरानी बरस रही थी। रात के अंधेरे में वो एक पुरानी शिकस्ता खंडर का मंजर पेश कर रहा था। इमरान मुर्दा खाने के करीब से गुजरा। एक लम्हे के लिए इसके दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ कि कहीं सचमुच लावारिस लाश पीछे से इसे आवाज न दे, लेकिन इसने फौरन ही इस बुज़दिलाना ख्याल को अपने दिल से बाहर निकालकर फेंक दिया और आगे चलता गया। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज खुश्क थी और ऐसी थी जैसे कोई बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रहा हो। इमरान ने इसे अपना वहम समझा और कदम आगे बढ़ाता गया। अभी वो 2 कदम चला होगा कि वही आवाज फिर से सुनाई दी। अब ये आवाज साफ थी। किसी ने इसे इसका नाम लेकर पुकारा था। इसे यूं लगा जैसे रेहान इसे पीछे से आवाज दे रहा हो। इमरान ने पलट कर देखा तो दहशत के मारे इसका जिस्म पत्थर बन गया। इसके पांव मन भर के हो गए। इसके पीछे 4 कदम के फासले पर एक ऐसी लाश खड़ी थी जिसके सर और पेट पर पट्टियां बंधी थी। इन पट्टियों पर ताजा खून लगा था। इसके साथ ही किताब की ये जल्द यहाँ मुकम्मल हुई। फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इमरान रेहान सीरीज की जल्द नंबर 3 की अगली कहानी सुनिए। इस कहानी का नाम है लाशों का तहखाना।